अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। फैसल चौधरी साहब आज कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पर हमें प्रोग्राम में शामिल हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन। और आज जनाब गुफ्तगू होगी बहुत सारे अहम मौज़ूआत के हवाले से, जहाँ पर हम बात करेंगे कि फ़ाइनली क्या वाकई फिर हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। कल के फैसले के बाद अब कोई अबहाम मज़ीद बाकी तो नहीं रह गया, और किस तरह के ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। PMLN इस वक्त फेवरेट करार दी जा रही है, तो कितने चांसेस हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ये भी जिक्र रहेगा कि जो केसेस अभी चल रहे हैं मज़ीद, उसका क्या रद्दअमल और क्या असरात जो है वो हमें आने वाले दिनों में आएंगे, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा जो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला कल आया उसके हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, पहले आप ही की राय ले लेती हूँ इसके ऊपर। जैसे कि आपने देखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कल एक्टिव एक रोल प्ले किया और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेयरिंग हुई, और फिर उन्होंने फौरी तौर पर अनाउंस कर दिया है कि जी 8 फरवरी को ही होंगे, और अब इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया। तो अब तो नहीं कोई खदशा बाकी रह गया कि जी इलेक्शन नहीं होंगे या डिले हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शुक्र है कि हमारी अदालतें जाग रही हैं और रात 11-12 बजे अक्सर बेदार होती हैं। एक 9 अप्रैल को 2022 को ही, एक कल हुई। यकीनन आपके मुताबिक और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक के इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन उसको कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जाए, उनके कैंडिडेट को खड़े होने दिया जाए और आवाम को अपनी मर्जी से वोट डालने दिया जाए, और वोट जिसको डाले उसका निकले। मेरी अपनी इतला है, इलेक्शन की बजाय मुबैना तौर पर इसे सिलेक्शन जो बिलावल भुट्टो ने कहा है, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। अगर इस इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें नहीं होंगी तो तारीख के 70 से ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे। जब तक तमाम वोटरों को इजाज़त ना हो, एक कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, बाप पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, अगर आप उसको इलेक्शन में इजाज़त सब तो हैं भट्टी साहब, आपको क्यों लग रहा है नहीं है? अब इतनी दफ़ा चीफ इलेक्शन लग नहीं रहा। मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ को लड़ने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी करा रही है, जिस मुल्क में इंसाफ के हसूल के लिए जाया जाए और नोटिस मिल जाए, मेरा वहां सवाल है कि अगर इंसाफ मांगने पे नोटिस मिलना है तो फिर मौत बांटने के फैसले करें। अच्छा, अगर इंसाफ मांगने पे नोटिस मिलना है, मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा, किसको नोटिस मिला, किसने दिया। जो ब्यूरोक्रेसी 16 MPO के हजारों ऑर्डर निकाल चुकी है, क्या वो न्यूट्रल इलेक्शन करा सकती है? क्या ये बात, इसमें कोई शक है कि मौजूदा निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून का तसलसल है? आज भी जाती उमरा और मॉडल टाउन से ऑर्डर हो रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन अगर अपनी मर्जी से चीफ इलेक्शन वो DC इस्लामाबाद को चेंज नहीं करा सके? इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में लिए बेहतर नहीं होगा। ये मेरी। इमरान साहब, आपको भी लगता है कि PTI इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं होगी? देखिए, बड़ी माजरत के साथ भट्टी साहब ने जो बातें की, मैं समझता हूँ कि बड़े संगीन तरह के इल्ज़ामात हैं। मामला इस तरह से है कि भट्टी साहब की अपनी राय है, इनकी राय से मैं इख्तलाफ नहीं करता, ये अपनी राय रखते हैं और हर बंदे को, हर ज़ई-शऊर को ये हक हासिल है। जमहूरियत का ये हुस्न है कि आप अपनी राय का खुल के साथ। आपकी राय क्या? मेरी ज़ाती तौर पे ये राय है कि ये जो इंतखाबात का मामला है वो जुडिशली करवाए या वो एग्जेक्टिव कराए। उसमें देखें, जुडिशली भी हमारी जो है वो 2013 में उसने कराए, 2018 में कराए, 2008 में कराए, तो उस वक्त इल्ज़ामात नहीं लगते रहे, उस वक्त एतराज़ात नहीं होते रहे। तो ये साफ शफाफ इलेक्शन का इससे ताल्लुक नहीं है कि हमारी तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुदा न खास्ता करप्ट तो नहीं है कि हम ये अहज़ कर लें अभी से कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली करनी है। अलबत्ता भट्टी साहब ने ये जो बात की कि तहरीक इंसाफ का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी जमात हो, बिल्कुल सब के लिए आप साफ शफाफ वही इलेक्शन हो सकते हैं, या उनको कह सकते हैं जिसमें तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब ये शेड्यूल अनाउंस हो गया है। अगर इनकी पर्टिकुलरली बात को थोड़ा सा मैं आप ही से सवाल करूं,
ये डीसी इस्लामाबाद के ऊपर इस वक्त तौहीन अदालत का एक आपको मालूम है केस भी चल रहा है। बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब कर रहे हैं और अब वो रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होगी। वो इसी बात के ऊपर था कि पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनको उन्होंने एमपीओ के तहत नज़रबंद किया और फिर अब उनको उसके बाद रिमूव करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन ने लिख भी दिया कि इन्हें रिमूव कर दिया जाए, फिर भी उन्हें रिमूव नहीं किया गया। इसी तरीके से जो लाहौर की डीसी हैं उनके हवाले से भी यही बात है कि मुसलसल वो करें, लेकिन वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो फिर बड़े शहरों में ये सूरत हाल अगर है तो क्या आप नहीं समझते कि पीटीआई के कंसर्न्स जायज़ भी हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल जायज़ हो सकते हैं। जहाँ तक लाहौर की डीसी की आपने बात की तो वो तो कल जो वफाक ने अप्रूवल दी है, जो मुख्तलिफ डीसी और डीपीओस जा रहे हैं कोर्स के लिए, एमसीएमसी जो उनका ग्रेड 18 से 19 में प्रमोशन का, तो उसमें उनका भी नाम है। शायद वो 9 तारीख को जो कोर्स शुरू होना है 9 जनवरी को, उसमें वो भी जा रही हैं, अप्रूवल उनकी भी आ गई है। जहाँ तक डीसी इस्लामाबाद की बात है तो देखें, अगर ये निगरान हुकूमत इस तरह से करेगी तो फिर इसी तरह तो इन पे और बातें उठेंगी, सवालात उठेंगे। निगरान हुकूमत को अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए इस तरह के जो मामला थे उनसे दूर होना पड़ेगा। अगर ये लेकिन अगर नहीं हो रहे तो अल्टीमेटली कोई अथॉरिटी तो होगी ना कि जो उन्हें रोक सके कि भाई आप किस तरीके से इलेक्शन। अब समीना, मैं इमरान साहब की राय से मेरी इख्तलाफ भी करें, ये इनका हक है। सहाफत में सवाल छीनने का हक छीना जा रहा है, सहाफियों को जिंदा लाशें बना दिया गया। जिंदा लाशें, मुर्दे बोलते हैं। खैर, गुजारिश है कि पाकिस्तान के FIA हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, पुलिस हो, हज़ारों मुकदमे सिर्फ तरीके इंसाफ के खिलाफ चल रहे हैं, उनके लीडर और क्या उनके कारकुनों के खिलाफ। एक बताए, इन 20 माह में मुस्लिम लीग नून के बंदों पकड़े गए हों, पीपल्स पार्टी के पकड़े गए हो, मौलाना फजलुर रहमान, एक मिसाल। वो बिल्कुल क्या सारे क्लीन हो गए एकदम। इसका मतलब है वो सब दूध के नहाए हुए हैं, इन्होंने जिंदगी में कुछ ऐब खराबी की नहीं। पंजाब में एक पॉलिटिशियन बताए पीटीआई का बंदा अपने घर रह सक रहा है। सियासतदान ये कुचला बुकला आए हैं, वो जरा टट के खड़े हैं। वो भी शेर अफजल मरवत साहब को फिर पकड़ ली, वो आए। शेर अफजल मरवत को ये गालबर इन्होंने कहा कि डीसी साहिबा 18 से 19 का कोर्स कर रही है, लाहौर की सीईटी 19 की है, 18 पे लगाने उन्हें गलत है। उन्होंने जो शेर, क्या नाम है इनका, मरवत, शेर अफजल मरवत साहब का लिखा है, इनमें KPK से ये आया है MPA, इसमें पोटेंशियल है कि ये लोग इकट्ठे कर सकता है। यार आप 2 सूबों को लड़ा रहे हो, नहीं भट्टी, आप 2 वकला बार को लड़ा रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? भट्टी साहब, ये आपकी बात जो है बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं कहता हूं 2 मिनट, देखिए सिर्फ एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दे दे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब अफसर करप्ट हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन 80% अफसरान मुस्लिम लीग नून की रिकमेंडेशन पे लगे हैं। और इमरान यकूब आगे चाहे पड़िया रिजक पे हाथ रख के कह दे कि मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं भट्टी साहब। गुजारिश है, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, क्या जो जुडिशली है, बड़ी माजरत के साथ तो इन्हें अदालत से बचते हुए, क्या जुडिशली में तमाम के तमाम लोग मेरिट पे हैं और 100% ईमानदार? जुडिशली पे से 101 ज्यादा सवाल है। हाँ जी, मेरा सी बात है, जुडिशली कराई थी। हाँ जी, आसफ अली जरदारी ने 13 को कहा था आरओ के लिए। हाँ जी, लेकिन हमेशा हमने जितने भी इलेक्शन कवरेज इलेक्शन के बाद धांधली के होते हैं, लेकिन इसकी तो इब्तदाई इतनी धांधली कर ली गई है, इतनी कर ली गई है कि जिसकी इंतहा नहीं है। हर थाने में आप सुबह चेक करें, मुस्लिम लीग नून वालों को कहा पीटीआई की मेंबरशिप दो कौन कौन कहा रहा, उन सब के नाम है। प्रोग्राम ये है, पीटीआई का बंदा जो बनेगा उसको उठा लिया जाएगा। ये मुबैना प्रोग्राम है, हो सकता है ऐसा ना हो, मैं तो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त पिछले 18 माह से सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है? कोई एक बंदा भी मुसलमान पाकिस्तानी बता दे। अब मैं अर्ज करता हूँ, 2-3 सवालात हैं आपके जिनके मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि पिछले 18 माह से या 16 माह से पीटीआई के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि 9 मई के वाक़यात में भी पीटीआई ही, उसके लोग ही इन्वॉल्व थे। ये अलबत्ता ज़रूर है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज़रूर पकड़े, लेकिन जो इन्वॉल्व नहीं है उनको या उनकी फैमिलीज़ को बिल्कुल तंग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ जी, अच्छा दोनों भाई बात करते हैं जी जी, एक तो है तंग नहीं किया जाना चाहिए, क्या तंग किया जा रहा है कि नहीं, मेरा सवाल ये है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल तंग किया
जा रहा है जो मैं ये कह रहा हूँ। तो फिर तो आप एग्री कर रहे हैं ना? नहीं, सुने, मैं क्या इतना सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि जब गीली लकड़ियां, खुश्क लकड़ियां जलती हैं तो उसके साथ गीली भी जल 9 मई तो बहुत बाद में हुआ है, ये तो सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ है। घरों को आग लगाने वाले अपने घरों में आने वाली चिंगारी से डरे। आज ये जो जुल्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं, ये 2 लफ्ज लिख लें। हाँ जी, इंसानियत की तजलील, इंसानों को दरिंदगी से पीटा जा रहा है। ये वक्त 5 साल 10 साल बाद इन्हीं के साथ होगा और हम तब भी कहेंगे गलत है। आज भी गलत है, अगर कल कभी हुआ तो वो भी गलत था। 10 साल तो बड़ा लंबा अरसा है, अब फौरी हो जाता है। 9 मई को वाकया 3 साल बाद हो जाता है। 9 मई का वाकया मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ उतनी जितनी कोई करता है। 9 मई से पहले तो इमरान खान पे हमला हुआ। अच्छा, अब गुजारिश सुन लेना, वो हमला किसने किया था? 9 मई वालों ने किया था। आपने जो 2-3 बातें और उससे पहले भी मुख्तलिफ पेशियों पे भी रैली उस वक्त भी नहीं निकाल पा रहे थे। मैं मेरी गुजारिश सुन लें। दूसरी बात ये है, जो शेर अफजल मरवत वाली बात, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 16 MPO का जो कानून है, हम आज तक अंग्रेज दौर से बाहर नहीं निकले। ये कवानीन उस वक्त बने थे नौ आबादियाती निज़ाम के लिए, यहाँ पे लोगों, कॉलोनियल सिस्टम के लिए, लोगों को काबू करने के लिए। किसी बंदे को इस चक्कर में बंद कर देना नक्शे जुर्म के, ये तुम ये कर सकते हो, फिर कर तो कोई भी सकता है, सब कोई बंद कर, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो समीना आप यहाँ बैठी हैं तो आप इसको थोड़ा सा, हम इसको डिस्कशन को इस तरफ लेके जाते हैं। बात ये कि ये हो रहा है, अब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी आज मजम्मत आई है और फवाद चौधरी साहब के लिए भी, शेर अफजल मरवत साहब के लिए भी उन्होंने कहा है, और भी हम कल देख रहे थे किसी तरह मुख्तलिफ तंजीम। आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें, चूँकि ये वकील रहनुमा भी हैं, एक कोई वकील नई तहरीक ना खड़ी कर दें इस बात के ऊपर कि भाई ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली आप लोगों को पकड़े? नहीं, देखिए बात ये वकला भी है ना, जो इस वक्त उनमें भी आप देखें तो पूरी तरह से उसमें इत्तेफाक नहीं है। उन्हीं सोसाइटीज़ में, उन्हीं माशरों में होता है, तरीक वहाँ बनती है जब वहाँ पे किसी चीज़ पे इत्तेफाक हो जाए। वकरा में भी, बार में देखे, पाकिस्तान बार कौंसल की सियासत अलग है, सुप्रीम कोर्ट बार की अलग है, डिस्ट्रिक्ट बार्स की सियासत अलग है। ये जो सियासी बार की सियासत में भी सियासत में अलग होना नहीं, लेकिन तकसीम है। हाँ जी, जो फड़ा देखें, आज तक कभी इस तरह वकला को नहीं उठाया गया। बिल्कुल ठीक। आज ये वकला मान लिया हुकूमत की साइड पे या नून लीग की साइड पे, हमारे लिए तो वो भी काबिल बिल्कुल ऐसे। इस तरह कभी तकसीम, साफत में चंद लाडलों के ख्यालात और ख्वाहिशात को खबर बनाने और कॉलम लिखने की इजाजत है, और कुछ साफियों को सच बोलने की इजाजत नहीं है। तो यार इतना जुल्म तो मेरा ख्याल है शायद किसी और मुल्क में, पाकिस्तान में तो नहीं हुआ। भट्टी साहब देखें, वकला और सहाफ़ी ये दोनों तबकात ऐसे हैं जिनको हमेशा ये समझा जाता है कि ये अपोजिशन जो है उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि इन दोनों ने हमेशा हुकूमती मराद जो हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। ये आपकी जो बात है कि बिल्कुल इस वक्त जो पाबंदियां हैं या जो चीज़ें हैं उनसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा फिर वही पॉइंट है कि जब अब शेड्यूल इलेक्शन का जारी हुआ है, इसमें हमें कुछ दिन देखना पड़ेगा कि क्या तहरीके इंसाफ के लोग अपने कागजात जमा कर। आप जज बन रही है, मैं इमरान साहब से सवाल करूं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगे ना प्रोग्राम, कल जिंदगी का क्या पता कल हो ना हो। अगर किसी भी एक जमात को, मुस्लिम लीग नून को भी किसी एक जमात को हिस्सा नहीं लिया जाना, उन्हें अगवा कर लिया जाता, उनसे रिकॉर्डिंग करवाई जाती है, टेप कराई जाती है, एक ही जमात के खिलाफ मुकदमात होते हैं, एक के ही वर्कर कारकुन पकड़े जाते हैं, मैं नाम किसी जमात नहीं ले रहा, क्या उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होगी? जीरो होगी। तो बस ये जीरो होने जा रहा है। अच्छा चलें अब, लेकिन ये बताएंगे फवाद चौधरी साहब का, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, इनका सर क्या मसला, खबर क्या है? ये तो पीटीआई को भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि एक तासुर ये है कि जो पीटीआई छोड़ देता है उसके मुकदमे। देखिए ये मेरी मुबैना इतला है, कन्फर्म नहीं है, मेरी चोई सबसे खुद बात हुई थी उनके गिरफ्तार होने से पहले। उनके करीब उनके हलकों का कहना था कि उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, उन पर दबाव था कि इमरान खान के खिलाफ बातें करें और इस्तेकाम पार्टी में एक्टिव हो। नहीं हुआ तो उनके लिए ये हो गया, वरना आपने देखा होगा लोग तो ये भी कहते हैं, इतने हम बेज़मीरे हो गए हैं कि उस्मान डार ने अपनी मर्जी से प्रोग्राम दिया, इंटरव्यू दिया, सदाकत अब्बासी ने दिया, अली अब्बास ने दिया, नौन ने दिया, और किसको नहीं पता कहाँ थे। मेरी इनमें से 2 लोगों से बात हो गई है, ज़मीन कांपती है, अर्श फट जाता है जब वो अपनी दास्तान सुनाते हैं। क्या हुआ यार, क्या कर रहे हो भाई, हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं।
इमरान साहब मेरे से इख्तलाफ करेंगे, मैं इनकी और ज़्यादा इज्जत करूँगा कि ये असूली मौक़े पे खड़े हो गए, मेरी नज़र में वो और होगा। लेकिन इस तरह आप मजबूरन इस्तेकाम पार्टी में जैसे वो ब्रियालन मुर्गे नहीं फेंकते, उस तरह इस्तेकाम पार्टी में उसका वोट क्या है? नहीं, लेकिन भट्टी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की आपने बात की, फवाद चौधरी साहब की, तो फवाद चौधरी साहब तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल भी हो गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन पे ये इतराज़ है कि वो शामिल तो ज़रूर हो गए लेकिन उस तरह से वो एक्टिव नहीं हुए, जिस तरह से वो वोकल हैं और जिस तरह से वो सियासत करते हैं। मैं यही उन पर ये था, ये मेरा खबर है, मैं ये नहीं कह रहे हैं कि एक इमरान खान के बारे में खिलाफ एक्टिव हो और इस्तेकाम पार्टी के लिए हो, तो ये सियासत नहीं, ये इंसाफ नहीं इंतकाम है, अदल नहीं अदावत है। और अदालत से और इंतकाम से नफरतें जन्म लेती हैं, मोहब्बतें नहीं। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन एक छोटा सा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और आज चेयरमैन पीटीआई, बल्कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड मंजूर हो गया तोशा खाना के नैब केस में, और उसके बाद अब उस केस में वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या उनकी ज़मानत होने का कोई इम्कान है? और फिर जैसे अभी भट्टी साहब बात भी कर रहे थे कि सहाफ़ी जो हैं वो हमेशा अपोजिशन की आवाज़ बनते हैं, लेकिन आवाज़ भी कैसी बनी जाए अगर रिपोर्टिंग पे ही ये एक ऑर्डर आ जाए कि भाई आप नहीं रिपोर्ट कर सकते, तो इसके ऊपर भी फिर देखना पड़ेगा। लेकिन भट्टी साहब आपको क्या नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी क्या तोशा खाना में? देखें, ये मेरे ख्याल आता है, फैसला जज साहबान करते हैं। इमरान खान को किसी कीमत पर बाहर नहीं आने दिया होगा। नवाज शरीफ आई इसी शर्त पे है कि इमरान खान अंदर रहेगा, उसकी पार्टी को इलेक्शन नहीं दिया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ये बात याद रख लेना, इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। नहीं, लेकिन ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है कि इमरान साहब जेल ट्रायल हो रहा है और उसके ऊपर उनके जो वकील हैं वो खूब आवाज़ उठा रहे हैं कि ये ट्रायल जेल ट्रायल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर इसके ऊपर मौजूद है कि ओपन ट्रायल करें। तो आप समझते हैं कि ये फिर अगेन एक कंट्रोवर्सी बनी रहेगी कि जनाब ये पता नहीं ठीक हुआ है या नहीं हुआ, जो भी जेल ट्रायल में हो, भले वो शफाफ ही हो, भले सही उन्हें सजा मिले, लेकिन उनको तो कहने के लिए मौका मिल जाएगा। देखिए, ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल बनेगी, इसी तरह से बनेगी कि जब उनके वकला ये जो शोर मचाएंगे कि जी जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है कि जेल ट्रायल ना हो। लेकिन मामला ये है कि जब साहब एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी राय मेरा ख्याल है सबसे मुकद्दम है। लेकिन एतजाज हसन साहब, अब एक और भी मामला है जिसके ऊपर मुझे आपकी कानूनी राय चाहिए। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से, हमने देखा कि रात के वक्त अदालत भी लगाई और एक अहम फैसला इलेक्शन के हवाले से हुआ कि ये फैसला हुआ कि बर वक्त ही होंगे, और इस पर भी उन्हें इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि शेड्यूल भी जारी करें। अच्छा, इस पर अब बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस अंदाज से ये मामला टेकअप किया गया है ये भी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने। तो आपकी कल वाले मामले पर क्या राय है? इलेक्शन तो बर वक्त होना चाहिए, ये तो इंश्योर करके उन्होंने अच्छा ही किया। साहब, इसमें आरिफ हमीद भट्टी अर्ज करूँ, अस्सलाम वालेकुम, अगर इजाजत दे तो मैं अपना सवाल शामिल कर लूँ। वो मैंने वैसे करना था आगे तक। अच्छा, एतवार साहब, गुजारिश ये है कि अमैर नियाजी साहब एक गे के ब्यूरोक्रेसी बाइस्ड है, बार बार डीसीओ के तहत पीसीओ एमपीओ के तहत गिरफ्तार करती है, एमपी एमएनए पूरे पंजाब पाकिस्तान में क्रैक डाउन कर रहे हैं। क्या अदालत से ये इंसाफ मांगना कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, उस पर नोटिस मुनासिब है? इसका मतलब है ये ना कहा जाए कि जी ये बाइस्ड लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये एक खास पार्टी के लोग हैं, ये इस पर। और दूसरा, जिस पार्टी की है उसको मौका नहीं सुना गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको बताऊं तो मैं यह समझता हूं भट्टी साहब, एक चीज मैं आपको, मुझे अब बिल्कुल यकीन हो गया, अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं उसमें कौन कौन सा महकमा आ जाता है जो ये रुकावटें डाल रहा है, जो ये इस इमरान खान को अजियत पहुंचाने और उसकी पार्टी से नाइंसाफी कर रहे हैं। अब देखें, शुएब शाहीन क्वेटा पहुंचता है, उसको उठा के बाहर फेंक देते, वो शेर अफजल यहाँ आता है बरबत, उसको पकड़ लेते हैं। किसी और पार्टी के साथ ये कर रहे हैं। शुएब शाहीन आग लगाने जा रहा था। शुएब शाहीन एक बड़ा ऑनरेबल और बड़ा आला पाया का वकील है,
अब वो क्या करने जा रहा था, उसको क्वेटा से वो पकड़ के और निकाल दिया। अब ये काम जो करते हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी नहीं, हम ख्याल नहीं, तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं। ये बनाया इतना जा रहा है और जितना उसको पे जबर करते हैं, क्या 2 महीने में नई पार्लियामेंट में आ जाना है, उसमें क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है, क्या आप ये गारंटी कर लेंगे कि उसमें 40-50 भी ना आए पीटीआई के, चाहे इनको बैट का सिंबल दें या ना दें, ये इनके जितने बंदे आ गए, हम 17 थे 1997 में, जी 1997 में हम 17 थे जो इलेक्ट हुए थे, और सारे हाउस को हमने आगे लगाया हुआ था। मियां नवाज शरीफ को चैन नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर, इसके अगर 20-30 भी नहीं आएंगे पीटीआई के, कोई आप सब हरबे कर लें, 30 आ जाए तो आपकी असेंबली खत्म है। 30, मैं कह रहा हूं 30, इसके तो बहुत ज्यादा आएंगे। ये आप 2 महीने में आप ये सब वापस ले रहे होंगे, ये मुकदमा वापस ले रहे होंगे आप इलेक्शन, और उस इलेक्शन में आप ये सब ये दानिस्ता किया जा रहा है इमरान खान का कद बढ़ाने के लिए। नहीं लेकिन यानी इत्तेसाद साहब, आपका ये कहना है कि आपको ये यकीन हो गया है कि बाद मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चल ही रही है उसको ऊंचा उड़ाने के लिए। लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे हैं, भट्टी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई तो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रही, ना उनके कैंडिडेट खड़े होने दिए जा रहे हैं, ना उनको कैंपेन करने दी जा रही है, ना उनका कोई लीडर इस वक्त अपने घर के अंदर मौजूद रह सकता है। तो आप कैसे फिर एतजाज हसन साहब इतने पॉजिटिव हैं कि वो फिर भी इलेक्शन में कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करके आ जाएंगे पार्लियामेंट में? देखो समीना, बात ये है कि ये जो इलेक्शन होती है ना और सियासत जो होती है, इसमें 2 चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। एक तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो नुमाया हो जाए। इमरान खान एक इंटरनेशनल लेवल पे रहा है तो पहले ही नुमाया है, फिर वजीर आजम भी रहा है, नुमाया है। और दूसरा, वोटर की हमदर्दी आपके साथ हो जाए। अब मुझे बताएं, मैं तो देखता हूँ नून लीग के बंदे वो आके कहते हैं हमें कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। नून लीग क्या हर आदमी, या कम से कम उसमें से 10 में से 8 आदमी स्विच कर गए हुए हैं। वो बोलते नहीं है, बात नहीं करते, घर में बात नहीं करते, बाहर बात नहीं करते, बट एटलीस्ट नून लीग के कट्टर वो अब इसके साथ, इमरान के साथ हिमायती है। ठीक। और जितना ये ज्यादा उस पे करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, पाबंदियां करेंगे, उतना ही उसको फायदा है इलेक्शन में। और क्या होता है सही, इलेक्शन में तो आप जेल में बैठे हुए बिल्कुल इलेक्शन जीत जाते हैं। अच्छा इत्तेजाज साहब, मैं सिर्फ आज, क्योंकि 16 दिसंबर है तो सकूते डाका भी है, APS भी है, तो मौजूदा सियासी तनाजुर के में अगर देखें जो सियासी हालात हैं, इसके तनाजुर में आप क्या समझते हैं, कहीं ये तूफान या ये क्राइसिस हमें किसी नए क्राइसिस में मुब्तला तो नहीं कर देगा? मैं बहरान क्या, हम अभी बहरान से निकले ही, एक बहरान से निकले ही नहीं है। नया बहरान क्या आएगा? नया यही बहरान चल रहा है और यही चलता रहेगा और ये तबाह करेगा मुल्क को। इस मुल्क में कोई लेवल फील्ड नहीं हो सकती, कोई आजादाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ जो मेंबर बैठे हैं, जो दस्तखत उसके कहने पे कर देते हैं, वो उनके तहत भी ये कोई शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। और कोई तस्लीम नहीं करेगा जो ये जुर्लू फेरने की कोशिश करेंगे। और जुर्लू फेरने का इन्होंने मतलब है
अहद कर रखा है। अब ये इलेक्शन तो एक मतलब है हर्फ बर आब होगा, ये इलेक्शन का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये हर्फ बर आब होगा। और इतना ज्यादा चले गए ना, आप देखिए मियां नवाज शरीफ को लोग मुझे पूछते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बना रहे हैं। मैंने कहा बना नहीं रहे, बना चुके हैं। वो क्या है तो गवर्नर हाउस का वो स्टेट रूम खुल रहा है, बड़ा हॉल जो है उसके लिए फॉर हिज पॉलिटिकल पार्टी टू मीट, वहां मुलाकातें कर रहे हैं। वो चाहे तो सलूट उसको मार रहे हैं, सारी पंजाब पुलिस सब समझ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है। और मेरी अगर तरक्की अगले काडर में होनी है तो वो इसके कहने पे होगी, और ये आ चुका है। ठीक है, लास्टली सिर्फ 1 मिनट मेरे पास रह गया। एतजाज साहब ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि ऐसे हालात में पीटीआई को बॉयकॉट का भी ऑप्शन सोचना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बॉयकॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो और भी तरीके हैं, और तरीके बड़े हैं। ये ऐसा मामला खत्म नहीं हुआ। और मोहर होनी चाहिए वोटर के हाथ में, निशान बैलने का हो ना हो, मोहर होनी चाहिए वोटर के हाथ में। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एतजाज अहसन साहब, थैंक यू सो मच सर। रख दिया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। भट्टी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक के बाद कुछ मजीद गेस्ट हमारे साथ होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इंतखाबात के ऊपर जो एक बादल मंडला रहे थे गैर यकीनी के, वो आहिस्ता आहिस्ता छट रहे हैं, तो वैसे वैसे सियासी जमातें अपनी हिकमत अमली भी बना रही हैं और सियासतदान भी इधर उधर अपनी परवाज़ें भरते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे सियासतदान पीटीआई छोड़ रहे हैं, तो वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी मुख्तलिफ सियासतदानों और रहनुमाओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। PMLN से एक बड़ी परवाज़ हुई है। जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी PMLN को खुदा हाफिज़ कह गए हैं और फ़िलहाल तो किसी जमात में शामिल नहीं हो रहे। लेकिन ये क्या वजह है कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि जो फेवरेट जमात होती है उसके लिए उसकी तरफ तो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन PMLN से शाहिद खाकान अब्बासी निकलने पर क्यों मजबूर हुए, और फिर ओवरऑल इसकी तैयारियों के हवाले से भी बात करेंगे। आज ख़ास तौर पर हमें राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा। उनको खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया राना साहब। आज पहले तो इस बात के ऊपर ही ज़रा हो जाए डिस्कशन के एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का कल आया, जिसके बाद काफ़ी हद तक गैर यकीनी के बादल छट गए। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो आरओज़ का मामला है ये तो फिर अभी से बुनियाद नहीं रखती गई है कि एक कंट्रोवर्सी रहेगी कि देखिए जी पहले से ही कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड हैं, तो फिर ऐसे इलेक्शंस के ऊपर कौन मानेगा, फिर एक सर्टेनिटी कैसे आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली तो ये बात है कि ECP बाइख्तियार है, और अगर कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है किसी आरओ के ऊपर कि वो काबिल कबूल नहीं है या किसी को शक है कि वो एक न्यूट्रल किरदार अदा नहीं कर रहा, तो वो कंप्लेंट सबूत के साथ लॉन्च कर सकते हैं और ECP जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। अब ये कह देना कि जो है पूरे पाकिस्तान में जितने भी आरओज़ हैं अगर वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से आए तो वो काबिल कबूल नहीं है, तो ये तो फिर मुमकिन नहीं है कि एक इल्ज़ाम जिसके कोई शवाहिद ना हो उसकी बेसिस पे आप पूरे पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील कर लें। वैसे भी जो पिछला इलेक्शन था उसमें भी जो एग्जीक्यूटिव थे, जितने AROs थे वो एग्जीक्यूटिव से थे और जो ROs थे वो जुडिशरी से थे। तो 2018 का इलेक्शन भी जो था वो जुडिशरी और एक जो कह लें आपकी जो एग्जीक्यूटिव का सेटअप है उसका मिक्सचर था। तो ये कह देना कि ये काबिल कबूल नहीं है और उसके कोई शवाहिद, तो अगर स्पेसिफिक कोई इक्के दुक्के हल्के में कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके एविडेंस के साथ वो ECP को जरूर। लेकिन PMLN को कोई शिकायत नहीं है। जो इस वक्त इंतजामात और तैयारियां चल रही हैं, जो इस वक्त निगरान सेटअप हैं,
उनके हवाले से भी, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, अब आप लोग मुतमईन हैं कि तमाम मामला दुरुस्त में मुनसिफाना इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आरओज या एआरओज का रोल तो इलेक्शन डे के ऊपर मेन होता है। इलेक्शन रिजल्ट को कंपाइल करना, उसको इकट्ठा करना, और जो इलेक्शन का डे है उसको मॉनिटर करना, और जो इलेक्शन कैंपेन का पीरियड है उसमें इंश्योर करना कि कोई वायलेशन इलेक्शन कोड की ना जो है वो कमिट की जाए। तो वहाँ तक तो वो तो उनका तो अभी रोल अभी आगे आएगा। जहाँ तक ओवरऑल बात है कि माहौल कैसा है, देखें, पीएमएलएन तो अपनी काविश कर रही है। हमारा पहले एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी थी, उसमें हमने रीजनल पार्टी से अलायंसेस की। अभी हमारा एंड पे है, टिकट्स के मराहल 2-3 दिनों में वो भी रैप अप हो जाएगा। फिर उम्मीद यही है कि 22-23 दिसंबर तक जो हैं वो टिकट्स की अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि ये बड़ा एक कोई बहुत लंबा चौड़ा कैंपेन का टाइम नहीं मिल रहा। 6 हफ्ते का इलेक्शन है, तो पीएमएलएन फिर अवामी राब्ता कैंपेन जो है वो लॉन्च कर देगी। और हम पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होंगे। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब क्या वजह बनी कि एकदम से इतना दरीना साथ जो है वो छोड़ गए? देखें, शाहिद साहब मेरा तो जितना भी उनसे इंटरेक्शन रहा है वो बहुत ही एक बड़ा असासा थे पीएमएलएन के, और मैं तो इस पे इजहार अफसोस ही करूँगा कि इस असासे को हमें चाहिए था कि हम जमात में रखें। देखें, इख्तलाफात बन जाते हैं। वो जब ये 16 माह की हुकूमत थी तो बहुत सारे इश्यूज पे उनका ख्याल था कि हमें कुछ फैसले किसी और तरीके से करने चाहिए, उस तरीके से नहीं हुए। वहाँ से शुरुआत हुई, और अब वो तो खुद बेहतर बयान कर सकेंगे कि उनके क्या इख्तलाफात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये यकीनन एक लॉस है पीएमएलएन के लिए। शाहिद साहब बहुत एक लंबे दराज से पीएमएलएन के साथ वाबस्तगी थी, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ना सिर्फ पीएमएलएन के लिए लेकिन पाकिस्तान के लिए। ये उनका इनफरादी फैसला है जिसके वो ज़रूर जो है वो वजूहात बयान करेंगे। हमारे लिए हम समझते हैं आपकी बात तो वैसे दुरुस्त है काफ़ी हद तक, लेकिन इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर उसके बाद सरदार मेहताब अब्बासी साहब, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस अहम क्रूशल मोमेंट पे जो है वो पीएमएलएन को छोड़ के अगर जा रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि वाक़तन पार्टी में कोई ऐसा इशू है या कोई स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कायल नहीं कर सके अपने लीडर्स को, अपने पार्टी वर्कर्स को, पार्टी रहनुमाओं को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शाहिद साहब का जो है वो तो कहते हैं कि इस इलेक्शन से ही कोई चीज़ अचीव नहीं होगी, और वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते, और वो किसी और जमात में भी नहीं जा रहे। वो एक इस इलेक्शन प्रोसेस से या जो अभी उनके इख्तलाफात हैं जो वो बेहतर बयान कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनके कोई पार्टी से कोई पर्सनल लेवल पे इख्तलाफात थे, उनके आइडियोलॉजी लेवल के इख्तलाफात थे, और वो समझते थे कि यही था कि आइडियोलॉजी में आपको लगता है कि कहीं पार्टी, क्योंकि जावेद हाशमी साहब को आप सुने, वो कह रहे हैं आप फिर अगर उसी तरफ खड़े हो गए हैं जाके गलत सिमत पर तारीख की, तो फिर फ़ायदा क्या? वो भी इस बात पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारी आवाज़ें पार्टी में इस तरह से हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी है, ऐसा पावर पॉलिटिक्स की जो एक बज़ाहिर स्ट्रैटेजी नज़र आती है, ये कोई इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं हासिल कर रही आप लोगों के अपने भी लीडर्स के अंदर भी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, शाहिद साहब जहां अपना वजन रखते हैं, लेकिन ओवरऑल तो जमात तो मुतहरिक है। 99.9% लोग पार्टी के साथ खड़े, लीडरशिप के साथ खड़े। इतनी बड़ी पार्टी में लोगों के बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, पर्सनल लेवल पे भी होते हैं, आइडियोलॉजी लेवल के ऊपर भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन एक बड़ी जमात है पीएमएलएन। मैंने जहां लॉस का इजहार किया, लेकिन मैं समझता हूं कि 99 बल्कि 100% पार्टी के साथ सब लोग खड़े, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में खड़े हैं लोग। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि अल-अज़ीज़िया केस का भी अब तो फैसला आ गया, तो आप क्या समझते हैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब? जी, इंशाअल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हैं। अभी जो नाअहली की जो ताहयात नाअहली का जो बेंच है उसका भी फैसला जल्द इंशाअल्लाह मुतवक्के है। तो मैं समझता हूं कि वो भी हमारे फेवर में होगा, क्योंकि जो ताहयात नाअहली थी वो एक इलॉजिकल फैसला था, जबकि आइन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो उसकी तशरीह बनती नहीं थी। तो जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की गई, हम तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली अगर लॉजिकली फैसला करेगी, जो कि वो करती है, तो उसके हक में ही होगा।
अच्छा राना साहब, आज बड़ा अहम दिन है, 16 दिसंबर की तारीख, और पाकिस्तान के दो बड़े ही अफसोसनाक वाक़यात इस दिन रूनुमा हुए। मैं ज़रा 71 का जो सिक़ुत ढाका हुआ था उसके हवाले से आपसे ज़रूर स्पेसिफिकली क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप समझते हैं कि हमारी सियासी जमातें अब सीख चुकी हैं और अब ऐसे हालात नहीं हैं, क्योंकि बहुत कभी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ओपिनियन ये एग्जिस्ट करती है कि इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रहा है, किसी को माइनस किया जा रहा है, किसी जमात को आउट करने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं कि 71 के जो वाक़यात है उससे हमने कुछ सीख लिया है या अभी हम वहीं खड़े हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो 90 की सियासत हुई थी इस मुल्क के अंदर, उससे दोनों जो बड़ी जमातें थी उनसे बहुत कुछ सीखा उन्होंने, और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। उसके तहत 10 साल जो एक सिविलियन सुपरमेसी की जंग थी वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ी, और पॉलिटिकल स्पेस सियासी जमातों को मिली जहां ऑपोजिशन और हुकूमत का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। फिर जो तजर्बा पीटीआई की शक्ल में नाफिज किया गया, जो कि अवामी चॉइस नहीं थी, लेकिन उसको मनूवर मैनेज करके लाया गया, और जो पूरे 3.5 साल वो जमात चली वो प्योर किसी की सपोर्ट के साथ चली। यहाँ तक कि कोलिशन पार्टनर्स को भी अदारे मैनेज करते थे, और वो तजर्बा फेल हुआ। उसके नतायज जो हैं वो संगीन हालत में और 9 मई की सूरत हाल में नजर आए। तो अभी देखें, बात यह है कि सियासी स्टेक होल्डर्स की रियलिटी तो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है और एक वोट बैंक भी है उनका अपनी जगह मौजूद। तो आप भले आप ये कहें कि उन्हें कैसे लाया गया या नहीं लाया गया, वो आपकी अपनी एक ओपिनियन हो सकती है, लेकिन अब वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें क्या सिस्टम से इस तरह से ताकत के जोर पर हटाना चाहिए आपके ख्याल से? लेकिन ताकत के जोर पे तो नहीं हटाया जा रहा। वो जो उनके अमाल था, जो उनका किरदार था, आज वो चीजें वो उस वजह से भुगत रहे। उनके पास जमहूरी रास्ता था अवेलेबल कि वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन का रोल अदा करते, केपी पंजाब की हुकूमत चलाते, तो आज वो स्टेट और सिचुएशन में ना होते। देखिए, उन्होंने तो कहा, ये कैसी जमहूरियत की वो बातें करते हैं जब वो जमहूरी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ नहीं सकते, जब वो उनको गालम गलोच और कीचड़ उछालने के अलावा और कुछ वो दे नहीं सकते, टेबल पे ला नहीं सकते, तो फिर वो जमहूरियत की सपोर्ट में तो नहीं है। पीटीआई, अगर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई ने जमहूरियत को पहुंचाया, और वो इसलिए पहुंचाया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रद्द करके किसी के कंधों पे चढ़ के वो हुकूमत में आई, और फिर जो उनका तर्ज हुकूमत था वो भी डेमोक्रेटिक नहीं था। तो आज जब वो किनारे पे लगे वो हैं, तो फिर अगेन वही बात आ जाती है। लेकिन इसमें मैं जो स्पेसिफिकली ये बात कर रही हूँ कि मैंने जो 71 का रेफरेंस भी दिया, इलेक्शन का माहौल भी है। शेर अफजल मरवत साहब केपी में कन्वेंशंस कर लेते हैं, वो लाहौर में आते हैं, उनको एमपीओ के तहत पकड़ लिया जाता है। शुएब शाहीन साहब कोयटा एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं वापस। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे महदूद किया गया उन्हें, या फिर यहाँ पर कन्वेंशंस नहीं वो कर पा रहे। अब ये शेर अफजल मरवत साहब तो 9 मई के मुकदमात में मुलविस नहीं है, तो फिर क्यों उनको यहाँ पे आज़ादी नहीं है? कि आप नहीं समझते कि सब पार्टीज को आज़ादी होनी चाहिए, इलेक्शन का माहौल हो, और जो ठीक है जिन पे इल्ज़ाम है वो जेलों में हैं, वो अपने मुकदमात भुगते हैं, जो बाहर हैं लोग जो साफ हैं, क्लीन हैं, उनको तो एक्टिविटीज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए। देखें, मैं तो जो जमात ये कहे, हमारे पे इल्ज़ाम लगाए कि हमने कोई आलमी साजिश की है, यानी कि मुल्क के साथ गद्दारी की है, किसी मुल्क के साथ मिलके और उनसे फाइनेंशियल इमदाद दे के नो कॉन्फिडेंस की है, और वो जमात ये कहे कि 9 मई का जो वाकया है जिसके अंदर उनके कारकुन गाड़ियों पे चढ़ के फौजियों आ रहे थे, वो लंदन प्लान है जो पीएमएलएन ने जो है वो किया, और या वो रियासत की कंस्पिरेसी है पीटीआई के खिलाफ, तो मेरे पास तो कोई सिंपैथी नहीं है इस जमात के लिए जिसने जमहूरियत को धचका दिया, जो अपने सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना नहीं पसंद कर सकती और ना उनके साथ बात करना पसंद करती है। तो फिर मैं तो उनके लिए कोई पॉजिटिव सोच नहीं रखता। ठीक है, चलिए लास्टली बस ये बता दीजिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी गोलाबारी हुई, फिर आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, लाडला बिलावल नवाज शरीफ साहब को नहीं, इमरान खान को कहते हैं। तो अब क्या सिचुएशन है? पीपल्स पार्टी के साथ कुछ इंतखाबी इत्तेहाद तो खैर नहीं होगा, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्या आफ्टर इलेक्शन मिल के हुकूमत बनाई जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो जमहूरियत है उसका हुस्न गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में है। ऑपोजिशन का रोल भी किसी जमात को करना है। ये चीज़ें कबल वक्त है कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। बहरहाल एक अच्छी तगड़ी ऑपोजिशन भी होनी चाहिए, तो ये लाजिम नहीं है कि सब लोग हुकूमत में हों। और वो जो पिछला जो 16 माह का सिनारियो था वो एक
मुनफरिद इसलिए था क्योंकि पीटीआई के अगेंस्ट ये सारी कोलिशन हुई थी। तो आगे क्या रिजल्ट आता है और किस तरह के सियासी मामलात बनते हैं, वो तो जब रिजल्ट आएगा फिर ये चीज़ें इस पे हतमी तौर पे बहस की जा सकती है क्या होगा। लेकिन ये चीज़ कम से कम मेरी हद तक बड़ी क्लियर है कि एक तगड़ी ऑपोजिशन लाजिम है जमहूरियत में जो कि गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस रखे। अच्छा राना साहब ये फरमाइएगा, अब तो क्योंकि इलेक्शन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि 8 को हो जाएंगे, 8 फरवरी को, और बिल्कुल सर पे आ गए हैं, शेड्यूल भी आ गया है, तो अब मुझे ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून क्या बयानिया लेके अवाम के पास जाएगी? देखें, हमारा मंशूर तकरीबन मुकम्मल है, उसकी फाइन ट्यूनिंग हो रही है। मुस्लिम लीग नून का हर उस अहम टॉपिक पे, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, महंगाई हो, गुर्बत हो, माशी सूरत हाल हो, क्लाइमेट चेंज हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, सब चीज़ों के ऊपर हम एक लाएअमल के साथ मैदान में उतरेंगे। हम इन सारे जो मेजर इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हैं, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से हैं, और दीगर मामलात जो हमारे मंशूर का हिस्सा है, आईटी है, उसके ऊपर उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त महंगाई तबाह कुन सूरत हाल पे है, और जो रुपया बार बार डिवैल्यू होता है, उसकी रुकावट, उसको रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे, और कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी रीजनल जमातों के साथ जो अलायंसेज हैं, तो हम समझते हैं यही मुल्क के लिए बेहतर है कि मिलके आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम खत्म हो रहा है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।